हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग बीएससी मैथ्स विद वैशाली शर्मा देख रहे हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो हमारी यूनिट सेकंड बची हुई थी वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बाकी 4 यूनिट जो थी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो मैंने पहले ही करवा चुकी हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में जहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आयु के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अपना टॉपिक मैच कर लीजिए उसके साथ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और देन फिर आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, ये जो आपकी यूनिट है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की केवल एक यूनिट बच रही थी, तो मैंने सोचा पहले उसको कंप्लीट करवा देती हूँ, देन फिर उसके बाद हम लोग स्टैटिक्स देखेंगे जो हमारे डायनेमिक्स के साथ एक बुक और आने लगी आजकल, उसकी 2 यूनिट्स बच रही हैं, वो कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट सेकंड में हम लोग देखने वाले हैं कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला जो होता है कि ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको डिराइव करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम दी गई है। तो थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि अगर आपके पास एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर सी, जो कि इसके ऊपर है एक क्लोज्ड कंटूर है आपके पास सी, जिसके अंदर आपका फंक्शन और उस कंटूर के ऊपर वाली बाउंड्री पे आपका फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक है दैट मीन्स डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अगर आपके पास जेड नोट कोई पॉइंट दिया गया है जो कि क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर है, तब एफ ऑफ जेड नोट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू किससे डिराइव होती है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल अंडर क्लोज्ड कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ये फॉर्मूला ही आपका क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कंटूर के अंदर हो आपके, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए जो ये फॉर्मूला दिया जाता है, इसी ही कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला कहते हैं। अब ये कैसे निकल के आया, तो वो यहाँ से देखते हैं हम लोग इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला का प्रूफ दिया जाता है, या तो थ्योरम दे देगा या फिर आपको स्टेट एंड प्रूव कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला ये दे देगा। ठीक है, तो आपको इसका प्रूफ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग क्या करते हैं कि आप इस, जैसे मैंने सपोज ये मेरे पास कोई क्लोज कंटूर सी है। ठीक है, मैं इसके अंदर एक सर्कल लेती हूँ। ठीक है, आर रेडियस का एक सर्कल लेती हूँ मैं, जो कि क्या हो गया, इसका नाम हो गया C1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, आर रेडियस का एक सर्कल ले लिया मैंने जिसका सेंटर है Z नोट। ठीक है, इस तरह से ले लिया, तो हम लोग मानते हैं लेट C1 बी अ सर्कल ऑफ रेडियस R and R is as small as C1 is properly contained in C। ठीक है, आपने क्या किया, एक C1 सर्कल ले लिया रेडियस R का, जहां पे R को आपने इतना स्मॉल लिया है कि वो पूरा जो सर्कल है वो इस क्लोज कंटूर C के अंदर आपका आ जाए। ठीक है, क्लोज कंटूर C के अंदर आ जाए। अब आपको ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन मान लेते हैं जो हमारे पास इंटीग्रल के अंदर dz के अलावा जो भी पार्ट बचा हुआ है उसे हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं, लेट gz इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ठीक है, मैंने ये फंक्शन मान लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो फंक्शन आपने लिया है, ठीक है, आपको एफ ऑफ जेड पहले से ही एनालिटिक दे रखा है, एफ ऑफ जेड पूरा आपको एनालिटिक दे रखा है। ठीक है, एनालिटिक दे रखा है, तो ये जो जी ऑफ जेड होगा ये पूरा का पूरा भी एनालिटिक होगा, केवल एक सिंगल पॉइंट को छोड़कर। कौन से पॉइंट पे, जहां पे z इक्वल्स टू जेड नोट हो जाएगा, उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स पर gz भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, let gz equals to f of z upon z minus z naught, where gz is analytic everywhere on C1 except z equals to z naught। जहां पे आपका क्या है, gz भी एनालिटिक है, कहां पर, केवल z equals to z naught को छोड़कर। ठीक है, z इक्वल्स टू जेड नोट को छोड़कर है, और आपको दिया क्या गया है कि आपका जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है, तो जी ऑफ जेड भी एनालिटिक होगा। क्लोज कंटूर सी के अंदर था, तो यहाँ पे आपका C1 के अंदर भी आपका जी जेड क्या होगा, क्योंकि आपने जो जी जेड फंक्शन माना है वो C1 के अंदर माना है,
तो जो gz फंक्शन c1 के अंदर वैल्यू देगा वही वो अंदर क्लोज कंटूर c के अंदर भी आपको वही वैल्यू देगा। तो दैट मीन्स दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब आप अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन हम लोग, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन अंडर c gz dz इक्वल्स टू क्या होगा, सेम वैल्यू इंटीग्रेशन अंडर c1 gz dz। ठीक है, ये आपको सेम वैल्यू देगा। अब आप यहाँ पे gz की वैल्यू रख सकते हो क्लोज कंटूर c के अंदर। gz की वैल्यू है आपके पास f ऑफ z माइनस z नोट dz, ये हो जाएगा अंडर क्लोज कंटूर c1 f ऑफ z माइनस z नोट dz। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने g ऑफ z की वैल्यू पुट कर दी। g ऑफ z की वैल्यू पुट करने के बाद अब आप देखो आपको क्या दिया गया था, फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है। एनालिटिक दिया हुआ है दैट मीन्स फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो आप डिफरेंशिएबल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ अगर क्लोज कंटूर c1 के अंदर, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसी को यहाँ पे लेके चलूंगी। ठीक है, फंक्शन एनालिटिक दिया था, एनालिटिक की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एनालिटिक का मतलब क्या होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अब आप यहाँ से लेके चलो क्लोज कंटूर c1 f ऑफ z माइनस z नोट dz। अब डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएबल क्या होता है हमारे पास कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जनरली f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट अपॉन z माइनस z नोट, लिमिट z टेंड्स टू z नोट। ये वाली प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मली जनरली ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसे इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास f ऑफ z तो है, केवल f ऑफ z नोट आपको चाहिए क्योंकि z माइनस z नोट भी है। तो f ऑफ z नोट को हम लोग प्लस n डिवाइड करेंगे, सॉरी प्लस n सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे क्या करती हूँ, f ऑफ z एज इट इज प्लस f ऑफ z नोट माइनस f ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय z माइनस z नोट dz। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि ये आपके पास हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं, ठीक है, एक तो हो जाएगा f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट, एक बच जाएगा मेरे पास f ऑफ z नोट अपॉन z माइनस z नोट dz प्लस अंडर क्लोज कंटूर c1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय z माइनस z नोट dz। ठीक है, अब हम इसमें फर्स्ट वाले इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं। इसमें आप क्या मान लेते हो, c1 के अंदर, ठीक है, क्योंकि f ऑफ z नोट कांस्टेंट है, z माइनस z नोट क्या हुआ, आपने c1 एक सर्कल लिया था जिसका सेंटर क्या था, z नोट, रेडियस क्या थी r। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो जो पूरी परिधि, पूरी सर्कमफ्रेंस पे क्या करता है, रोटेट कर सकता है। पूरी सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है z। तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर z माइनस z नोट क्या हो जाएगा, r e की पावर आयोटा थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग dz क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, dz आ जाएगा r आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, c1 में आप लिमिट अब देख सकते हो कि जो z है आपका, जो z के अंडर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो क्या है, पूरी सर्कमफ्रेंस पर रोटेट हो सकता है, पूरी सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी हो सकता है। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, पूरी सर्कमफ्रेंस पर 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, पूरा 360 का एंगल हो गया। f ऑफ z नोट ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, z माइनस z नोट की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं r e की पावर आयोटा थीटा, dz की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं r आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा, प्लस साथ में ये हमारे पास चल ही रहा है f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय z माइनस z नोट dz। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या बच गया, r e की पावर आयोटा थीटा कैंसिल आउट हो गया r e की पावर आयोटा थीटा से। ठीक है, f ऑफ z नोट कांस्टेंट है क्योंकि z नोट क्या है, सेंटर का पॉइंट है, और सेंटर पे सेंटर एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, जिस पर फंक्शन की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आई, c1 f ऑफ z माइनस z नोट dz की वैल्यू निकल के आई है। यहाँ पे f ऑफ z नोट आप बाहर निकाल लो, आयोटा आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, d थीटा है, सब कुछ बाहर आ गया, केवल d थीटा बचा। d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, उस पर आप लिमिट लगाओगे, ये हो गया थीटा, 0 से लेकर 2 पाई तक की लिमिट लग गई, प्लस इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय z माइनस z नोट dz, ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया f ऑफ z नोट आयोटा 2 पाई।
प्लस अंडर क्लोज कंट्रोल C1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट dz। ठीक है, ये हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? इसकी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ था कि क्लोज कंट्रोल C के अंदर आपका पूरा फंक्शन क्या है? f ऑफ z, वो एनालिटिक है। ठीक है, एनालिटिक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि आपको अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या इंप्लाइज करती है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जो भी रीजन दिया हुआ है उसके हर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा, दैट मीन्स ये वाले जो हमारे डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन है इसको हम कंटिन्यूटी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। कंटिन्यूटी के थ्रू को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ दिया हुआ था f ऑफ z इज एनालिटिक इन C। ठीक है, C के अंदर एनालिटिक है, C के अंदर एनालिटिक है, तो आप बोल सकते हो which implies is f of z is continuous at z equals to z नॉट। ठीक है, क्योंकि एनालिटिक है मतलब दैट मीन्स f of z is डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो वो इंप्लाइज करता है कि f of z कंटिन्यूअस है, उसके हर पॉइंट पे z इक्वल्स टू z नॉट पर भी ये कंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी की हम लोग जो हमारी थ्योरम वाली डेफिनेशन होती है वो यूज कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस है which implies is for all epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that। ठीक है, किस तरह से कि mod of f of z minus f of z नॉट is less than epsilon whenever mod z minus z नॉट is less than 10। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टी आ गई किसकी? कंटिन्यूटी की। आपके पास अगर फंक्शन कंटिन्यूअस किया हुआ हो किसी पॉइंट पे तो बाय डेफिनेशन प्रत्येक हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास एक डेल इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि जो फंक्शंस है, फंक्शन और किस उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा हो और z माइनस z नॉट, दैट मीन्स पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस डेल से छोटा हो। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं हम लोग। अब आपने यहाँ पे क्या किया है कि हम लोगों ने r को अपनी मर्जी से लिया था, r को अपनी मर्जी से इस तरह से लिया था कि वो पूरा जो C1 का जो सर्कल बन रहा था वो पूरा हमारा क्लोज कंटूर C के अंदर आ जाए। अब हमने चूंकि r हमने अपनी मर्जी से लिया था तो यहाँ पे हम r इस तरह से लेते हैं कि r लेस देन 10 हो। ठीक है, r लेस देन 10 का मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट और सर्कल के बीच का डिफरेंस क्या हो? इस 10 से छोटा हो, मतलब पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाए। ठीक है, अंदर आ जाए तो आपके पास ये वाला if r is less than del 10, ठीक है, देन ये आपकी पूरी कंडीशन हो गई। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं देन इक्वेशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड विद इन C1 के अंदर भी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि ये पूरे क्लोज कंटूर C के लिए है। अगर ये मैं r को थोड़ा से छोटा मान लूं तो ये C1 के अंदर भी सेटिस्फाई हो जाएगी। C1 के अंदर सेटिस्फाई हो जाएगी तो अब आप यहाँ पे देखें कि हम लोग इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो इस इंटीग्रल में मैं मोड की डेफिनेशन यूज करती हूँ। ठीक है, ये सॉरी इसको मान लेती हूँ सेकेंड, इसको मान लेती हूँ फर्स्ट। ठीक है, ये हो गई सेकेंड। नाउ बाय फर्स्ट, नाउ बाय सेकेंड इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इंटीग्रल आपने लिया, ठीक है, ये हो गया C1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय z माइनस z नोट dz। मैंने इस पूरे का क्या लिया? मोड लिया। अब आप मोड की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो यहाँ पे कि मोड जो हमारी होती है वो इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है अगर आप मोड को अलग अलग डिवाइड करो तो। यहाँ पे मैंने मोड को अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C1 मोड ऑफ f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय z माइनस z नोट dz। ये क्यों किया है? ताकि मैं इस कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज कर सकूं, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में क्या आता है? मोड, और यहाँ पे मेरे पास मोड है नहीं तो मैंने इस पूरे का क्या लगा दिया? मोड। मोड को अलग अलग डिवाइड किया तो ये देखो
ये लेस देन डेल है, ये लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये लेस देन डेल है, और मोड ऑफ dz क्या हो जाएगा अंडर क्लोज कंटूर C1, वो क्या हो जाएगी हमारी परिधि। ठीक है, यहां से हम लोग लिख लेते हैं परिधि, दैट मीन्स सरकमफ्रेंस, पूरी सरकमफ्रेंस आ जाएगी। तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हमारे पास आप देखिए कि इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, मोड ऑफ z माइनस z नोट हम लोगों ने क्या माना था, r रेडियस का सर्कल है, मतलब किसी भी C1 के अंदर किसी भी पॉइंट की सेंटर से दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, ये तो हमारे पास फिक्स है। तो लेस देन हो गया, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इनइक्वलिटी है, एप्सिलॉन अपॉन r इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C1 मोड ऑफ dz, वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वल है एप्सिलॉन अपॉन r 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस की इक्वल आ जाएगी, r इक्वल्स टू r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन बच जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई मोड ऑफ इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय z माइनस z नोट dz मोड इज लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप थर्ड को यूज करोगे फर्स्ट में। थर्ड को अगर मैं फर्स्ट में यूज करती हूँ तो फर्स्ट क्या थी मेरे पास, नाउ अबाउट फर्स्ट थी मेरे पास C1 f ऑफ z माइनस z नोट dz इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा f ऑफ z नोट, आई थिंक यही थी 2 पाई आयोटा f ऑफ z नोट, देन फिर ये वाली वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस C1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय z माइनस z नोट dz, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट थी। अब आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे मोड वाली सिचुएशन है। ठीक है, इसका मान जो है वो आपके मोड के अंदर है, तो आप क्या करते हो, इस वाले कांस्टेंट वैल्यू को इधर ले आओ, पूरे का मोड लगा दो। ठीक है, ये हो गया C1 f ऑफ z अपॉन z माइनस z नोट dz माइनस 2 पाई आयोटा f ऑफ z नोट पूरे का मोड लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर ले जाएगा और इसके पूरे का मोड की वैल्यू क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे लिखो, चूंकि सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, which implies is if we take epsilon equals to 0, then एप्सिलॉन को अगर हम 0 मान लें तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से एप्सिलॉन को अगर हम इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, या फिर हाँ इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा C1 f ऑफ z अपॉन z माइनस z नोट dz माइनस 2 पाई एफ आयोटा f ऑफ z नोट इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप केवल वैल्यू निकाल सकते हो। f ऑफ z नोट हमें निकालना था कोशीश इंटीग्रल फॉर्मूले के लिए, क्योंकि f ऑफ z इक्वल्स टू में हमें फॉर्मूला दिया गया था। तो यहाँ से आप f ऑफ z इक्वल्स टू निकालो, ये हो गया हमारे पास 2 पाई आयोटा f ऑफ z नोट इक्वल्स टू क्लोज कंटूर C1 के अंदर f ऑफ z माइनस z नोट dz। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप f ऑफ z नोट लिख सकते हो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C1 f ऑफ z माइनस z नोट dz। अब आप देखिए कि जो आपके पास f ऑफ z नोट है वो किसके अंदर आ रहा था, आपके रीजन C1 के अंदर ही आ रहा था। अब आपने बोला था कि जो z वाला पूरा फंक्शन था वो C1 के अंदर और C के अंदर दोनों के अंदर सेम वैल्यू देता है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि चूंकि हम लोग क्या लेके चले थे, हम लोग लेके चले थे चूंकि f ऑफ C1 C f ऑफ z अपॉन z माइनस z नोट dz इक्वल्स टू था C1 के अंदर f ऑफ z माइनस z नोट dz। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, C वाले के इक्वल है, जो हमें ओरिजिनली फॉर्मूले के अंदर चाहिए था। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर C f ऑफ z माइनस z नोट dz, और ये क्या था आपका कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। यहाँ से आपका क्या प्रूव हो गया, ये कोशी इंटीग्रल
फॉर्मूला। तो इस तरह से आप कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला कर सकते हो कि आपसे पूछा जाता है, मेनली एग्जाम्स में पूछा जाता है, थ्योरम भी पूछ लेता है, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी यूज आता है। यहाँ पे इसका हम एक्सटेंशन भी देखेंगे जब आपके पास और अभी नेक्स्ट थ्योरम होंगी, वो आपको बताऊंगी मैं इसके एक्सटेंशन कैसे होता है, ठीक है। तो यह आपका हो गया आज कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमें एक फंक्शन दिया गया था एफ ऑफ जेड जो किसी क्लोज कंटूर सी के अंदर एनालिटिक था। तो उसने बोला था कि उसके अंदर अगर कोई पॉइंट हो जेड नोट, उस टाइप का कोई पॉइंट हो, तो आप उसके अंदर फंक्शन की वैल्यू निकाल के दो। तो एफ ऑफ जेड नोट निकाल के दो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नोट टी जेड। इस तरह का हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ ऑफ जेड नोट निकालने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने आर रेडियस का एक सर्कल माना था। आर की रेडियस हमने इस तरह से मानी थी कि जो सर्कल है पूरा का पूरा क्लोज कंटूर सी के अंदर आ जाए। फिर हमने क्या किया था कि जो ये हमारा अंदर वाला इंटीग्रल के अंदर का पार्ट था, इसको हमने जीजेड मान लिया। जीजेड मानने के बाद हम लोगों ने ये बोला कि जो सी के अंदर जितनी वैल्यू देगा उतनी सी1 के अंदर भी वैल्यू देगा। वैल्यू देने के बाद हमने, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ था, तो डिफरेंशिएबिलिटी को यूज करने के लिए हमने एफ ऑफ जेड नोट को जोड़ा और माइनस किया। उसके बाद हमने एक डिफरेंशिएबल वाला पार्ट अलग कर लिया और जो कांस्टेंट एफ ऑफ जेड नोट वाला पार्ट था उसको अलग करके, जो हमने सर्कल वाली कंडीशन यूज करके z माइनस जेड नोट को आर की पावर आयोटा थीटा मान के dz की वैल्यू पुट करके, लिमिट पुट करके 0 से 2 पाई इसको सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया था हमारे पास ये वाला, ठीक है। सेकंड इंटीग्रल के लिए हमने मोड वाली कंडीशन यूज की। मोड वाली कंडीशन यूज करने के लिए हमने डिफरेंशिएबिलिटी की कंटिन्यूअस वाली प्रॉपर्टी को यूज किया। कंटिन्यूअस वाली डेफिनेशन को यूज करके उसको लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल मानकर फिर उस वाले के लिए हमने सेकंड पार्ट को निकाला, ठीक है। सेकंड पार्ट को निकालने के बाद हमने एप्सिलॉन को इक्वल्स टू 0 पुट किया। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वल्स टू आ गई, दैट मींस ये हमारी प्रॉपर्टी निकल गई। इस तरह से हमारा कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला वाली थ्योरम पूरी हो गई। अब नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।